नमस्कार दोस्तों, सन 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। अभी 2025 चल रहा है, यानी आरएसएस के 100 साल पूरा होने वाला है। अभी इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आरएसएस को बधाई दे दी है और आरएसएस के कार्यों को सराहना क्या कर दी है कि विपक्षी नेताओं को मिर्ची लग गई। बात तो सही है। मिर्ची इतनी तेज लग गई कि विपक्षी नेताओं लोग के नजर में मानो कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ अजीब सा यानी कुछ बहुत बड़ा अपराधी कर दिए। कौन है ये लोग? विपक्ष के नेता लोग तो आरएसएस को एक कम्युनल संगठन मानते हैं। इतना ही नहीं, ये भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि आरएसएस ने देश के आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं दिया है। अभी इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में संगीत रागी और आरजेडी प्रवक्ता के बीच में तू में हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए। और विपक्ष यही अभी भी काम कर रहा है, आरएसएस को बदनाम करो। जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एनजीओ कहा है मोदी जी ने, तो एक स्टेटमेंट है मोदी जी का 22 फरवरी 2016 का, जहां वो कहते हैं कि मोदी को डीफेम और गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने वाले एनजीओज हैं। तो आज एनजीओ किसको कहा गया और कह करके आरएसएस को छोटा बनाए, जो अच्छी बात है क्योंकि ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी, पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते, और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है, और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सू तक नहीं लगने वाला, गिर जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ में। और ये संगठन ही वो संगठन है जिसने गांधी जी के हत्यारे को, देश के जो सबसे पहले आतंकवादी है, उस खूंखार आतंकवादी को पाला पोसा। और मैं ये फैक्ट्स के साथ आपके सामने कह रही हूं इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया नाथूराम गोडसे ने पुलिस को अपने पकड़े जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साइमल्टेनियसली आरएसएस के लिए और हिंदू महासभा के लिए काम कर रहा था। तो इस व्यक्ति को किन्होंने पाला पोसा, तो बापू के हत्यारे की जिम्मेदार तो ये लोग हैं। और आरएसएस पर सिर्फ ये आरोप नहीं है, वैसे उस जिम्मेदारी से मुक्त कोर्ट ने भी किया और उस जिम्मेदारी से मुक्त सरदार पटेल ने भी किया, क्योंकि यहाँ पर इतने इतिहास के पन्ने आप पलट रहे हैं। सरदार पटेल ने अपने पत्र में ये लिखा कि जिस बापू की हत्या सिर्फ यूं ही नहीं हुई, देश में इतना विषाक्त माहौल बनाने वाले जिम्मेदार संगठन का नाम आरएसएस है। प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। गोडसे के भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई ने कभी आरएसएस को छोड़ा ही नहीं। तो आप उनके भाई को झूठा ठहरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बताइए देश को। मैं डॉक्टर संगीत रागी का रुख करती हूँ। प्रोफेसर साहब से जरा ये समझते हैं कि क्या आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल है? ये तो इतिहास के कटघरे में यहाँ पर आपने सुना कैसे खड़ा कर दिया आरएसएस को। प्रोफेसर साहब देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर शरण को एक एमिकस क्यूरी बनाया था, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि आरएसएस को और सावरकर को, दोनों को इसमें हटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कहीं गिल्टी आरएसएस को पाया ही नहीं गया है और नहीं सावरकर को पाया गया है। तो इस बात को यहीं पर हम रोक देते हैं। ये 2018 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में गया था। एक दूसरी बात, बंच ऑफ थॉट 1965 में लिखी गई थी। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता उस समय बोल रहे थे 1925 और 1945 का जिक्र कर रहे थे। तीसरी बात, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था, और किसी की हैसियत नहीं है डॉक्टर अंबेडकर को आज क्रिटिसाइज करके दे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, आप माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िएगा,
अंबेडकर ने कहा था कि हिंदुओं को सेना में भर्ती होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा है और आने वाले दिनों में ये हिंदुओं के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ये उसी माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। अब आते हैं कि जो आलोक जी ने कहा, देखिए उनको मैं एक जानकारी दे दूं कि कम से कम लाखों 3,35,000 या 4,35,000, मुझे थोड़ा गणना कम आ रही है, जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन हैं वो सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, चाहे वो बनवासी कल्याण आश्रम हो। 46,000 गाँवों में बनवासी कल्याण आश्रम का कार्य है। सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल जितने भी दलित बस्तियां हैं उनमें एक भी संगठन इस देश का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन काम कर रहे हैं। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट को पूरा का पूरा कांग्रेस ने क्रिश्चियनाइज कर दिया। और क्यों क्रिश्चियनाइज कर दिया? क्योंकि वेरियर एल्विन के साथ उनका समझौता हुआ था, जिनको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। पंडित नेहरू ने समझौता किया था कि वहाँ पर जो है वो नागालैंड के अंदर साधु और सन्यासी नहीं जाएंगे लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी जाएंगे। उस समय 27% क्रिश्चियन आबादी थी, आज 97% हो गई है। तो चूंकि आरएसएस इनके बीच में एक दीवार खड़ी थी, नहीं तो इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया, खास करके सरदार पटेल के मृत्यु के बाद, चाहे वो केएम मानिक मुंशी हो, चाहे वो बाकी जो टंडन हो, सभी को एक दूसरी धारा थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन सारी धाराओं को कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म कर दिया। एक अंतिम बात कर दूं, वोट चोरी की यहाँ पर जिक्र चल रहा था। पहला वोट चोरी कब हुआ था? सब कोई अच्छे तरीके से जानता था कि उस समय आज़ादी से पहले जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री भी बनेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक भी प्रदेश इकाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में नहीं किया। तो कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें थी जो प्रधानमंत्री को बनवाने के लिए उस समय काम कर रही थी? क्या ये काम लेडी माउंटबेटन और ऐसी ताकतें जो उस समय काम कर रही थी, क्या उनके दबाव में ये सब काम किया गया था? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतिहास के गहन विद्यार्थियों को इस पक्ष में जरूर जाना चाहिए। एक और जिक्र कर देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के डिबेट का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, बस लास्ट हम यहाँ पर आरएसएस को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत बढ़ जाएगा। शोएब जमाई भी इंतजार कर रहे हैं जी, कहिए। चाहे वो जैसा जिसका कि उन्होंने जिक्र किया था, यदि यही होता, यदि इतनी ही दिक्कत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1963 में जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस परेड में नहीं बुलाना पड़ता। जाकर के कांग्रेस पार्टी को यदि पाकिस्तान भारत के युद्ध 65 में युद्ध हुआ था, उस समय प्लीज बीच में बदतमीजी मत करें। जो बाबा साहब गिरगिट बोला वो नॉनसेंस है। नहीं, आप बिल्कुल उस पर आपत्ति जताइएगा प्रियंका जी, आप बिल्कुल उस पर आपत्ति जताइएगा, लेकिन पहले प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी कर ले। प्रोफेसर साहब, रुमाना 1962 में जब चाइना और भारत के बीच में युद्ध चल रहा था, ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन किया था? ठीक है, पूछिए तो जरा सा। ठीक है, तो वही बात आप कह रहे हैं ना कि साहब देश निर्माण में भूमिका है आरएसएस की, उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। और पिछली सरकारें भी आरएसएस के इस देश सेवा के भाव का सम्मान करती आई है। ऐसे में शोएब जमाई, अगर आरएसएस का लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान कर दिया, यदि व्यक्तिगत टिप्पणी, एक जात को नौकरी दिलाने में भूमिका है तो ये व्यक्तिगत क्यों नहीं है भाई? आप दिलाते हैं नौकरी क्या? आप दिलाते हैं नौकरी क्या? आप दिलाते हैं नौकरी नहीं? बता दीजिए आप। मैंने कुछ नहीं बोला कि आरएसएस एक जात को नौकरी दिलाती है, ये क्यों ले लिए? ये तो सच्चाई पकड़ी गई देश के सामने, देश के सामने सच्चाई पकड़ी गई आपकी। आज एक जात को नौकरी दिलाने वाले बात को बड़ा चिढ़ गए आप। प्रियंका जी, जरूरी होता है। आज 15 अगस्त का मौका है। नहीं, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी आप जरा बंद करवाइए। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। 2 टके के तुम हो, 2 टके के तुम हो, 2 टके वाली भाषा इस्तेमाल मेरे लिए मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रही हूं, चुप, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। प्रियंका भारती प्लीज थोड़ा सा इसे बंद करवाइए। 2 टके का क्या कहा? क्यों कहा? महिला हो 2 टके का बोलोगे? प्रियंका भारती को अशांत के साथ 2 टके का बोलोगे? आप इसे बंद कराएंगे या नहीं बंद कराएंगे? जातिवादी जाहिल। मैं गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज
इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है। आज 15 अगस्त का मौका है, थोड़ा गरिमा के साथ, थोड़ा संयम के साथ, और आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बैठे हैं। क्या हल्के से बुदबुदा रहे हैं, मैं तो नहीं सुन पा रही हूं। मैं ये भी बता दूं आप दोनों को, जरा दिखा दीजिए अगर हम बड़ा फ्रेम दिखा सकते हैं कि किस तरीके की पोजिशनिंग है यहां पर मेहमानों की। मैं हाथ जोड़कर निवेदन ही आप दोनों से कर सकती हूं कि प्लीज थोड़ा संयम रखिए। अभी शोएब जमाई का इंतजार है, व्यक्ति बोलना शुरू करे तो बीच की आप टोका-टोकी को बंद कीजिए, बंद करवाइए इस चीज को, बंद करवाइए इन चीजों को लेकर के। सुना कि नहीं सुना, इन्होंने मुझे 2 टके का बोला, क्योंकि मैं पिछले तबके से महिला आती हूँ, इससे 2 टके का बोलेगा याद नहीं इस मुझे। तरीके की भाषा का देखिए प्लीज आप बीच में हम देख रहे हैं कि सबके साथ, ये प्रोफेसर है, हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ भी यही, अजय आलोक के साथ भी यही, तो बदतमीजी करने का पूरा रिकॉर्ड बना रखा है, पूरा का पूरा बदतमीजी करने का रिकॉर्ड बना रखा है। थोड़ा महिला के नाते सर छोड़िए प्लीज, प्रियंका जी प्लीज आप भी थोड़ा सा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।